जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू वाचिंग कलम कैमरा स्पेशल एंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मर एयर चीफ ऑफ पाकिस्तान एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड सुहेल अमान साहब। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। आप जो है वो आज कलम कैमरा के लॉन्चिंग सेशन में हमारे साथ हैं और मैं सबसे पहले आपको इंटरव्यू कर रही हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि सर आपने हमें वक्त दिया है। अच्छा, जैसे कि अभी प्रोग्राम से पहले भी हम डिस्कशन कर रहे थे, थोड़ा सा जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं इस रीजन के पर्सपेक्टिव में बड़ी एक हॉट डिस्कशन है आजकल। ये जो भारत ने राफेल तैयारे प्रोक्योर किए हैं, 5 ऑलरेडी आ चुके हैं, 30 मजीद की प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है। कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक बैलेंस में शिफ्ट आप समझते हैं कि इस रीजन में हो सकता है, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये गेम चेंजर है, इससे जो इंडियन एयरफोर्स है वो सुपीरियर हो गई है इस रीजन के अंदर। ओके, ये जो कंपैरिजन है ना जहाजों का, इनके दो तरीके हैं करने के। और मैं ये चूंकि डिबेट बहुत ज्यादा चल रही है तो मैं आपके तवज्जो से इसको क्लियर कर दूं। एक तो ये एक जहाज को लेते हैं, उसको दूसरे जहाज से कंपेयर करते हैं और उसके लाइन कंपैरिजन होते हैं, उसके वेपन्स कैसे हैं, उसके मैं इस पे भी बात कर दूंगा। लेकिन असल कंपैरिजन ये नहीं होता। असल कंपैरिजन ये होता है कि जब आप एक नया जहाज लेते हैं तो वो आपकी फोर्स के साथ कैसे डफटेल होके एक कॉम्बैट एबिलिटी बनाता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर बामा में एक अटैक हुआ तो सिर्फ एक तरह के जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। It was an integration of many assets, and not only aircraft, but AWACS and electronic warfare, ground के radars। तो बड़ा इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स होता है जो कि हमें देखना चाहिए। तो राफेल का जहां तक ताल्लुक है, देखिए 36 जहाजों के साथ वो पूरे इंडिया को एक दम डिफेंड नहीं कर सकते। नंबर 1 पॉइंट, कहां कहां पे 36 जहाजों को एम्प्लॉय करेंगे? नंबर 1 पॉइंट, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। उन्होंने अपनी खिफत को भी कहीं ऑफसेट करना है। एक एयरफोर्स जो हमारे से 2.5 गुना बड़ी एयरफोर्स है, देवर नो मैच। और ये हम सबको इस बात का पता है। और अगर इस पे भी आप डेलिब्रेट करना चाहेंगे तो मैं बता, देवर नो मैच बिटवीन द टू एयरफोर्सेस जब वो गए। सो उसके लिए उन्होंने राफेल को इस तरह बढ़ चढ़ के बताया। नंबर 1 पॉइंट, आई थिंक व्हाट दे आर मिसिंग आउट, जो इन्होंने, मेरा ख्याल है कि इंडियन एयरफोर्स ने जरूर इसमें अपना एक लेसन ड्रॉ किया होगा कि देयर वर नो मैच, नॉट बिकॉज कि हमारे JF-17 बहुत अच्छा फ्लाई कर रहे थे और हमारे F-16 थे वहां पे या दूसरे जहाज भी थे। इशू ये था कि हमारे जहाजों के जो पायलट्स हैं उनकी उनकी अपनी ट्रेनिंग, फिर उसके अलावा उनकी इंटीग्रेशन विद अदर एसेट्स वाज टू फार अहेड। और मैं इसको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पे खत्म करूंगा। इंडियन एयरफोर्स अगर आज उस लेवल पे ट्रेन करना चाहे जहां पाकिस्तान एयरफोर्स है, दे नीड एटलीस्ट 10 years। 10 दिस ईयर्स इज द आप बहुत बड़ा 10 क्लेम years। कर रहे हैं। वो तो बड़े आपको पता है ना वहां से कैसे क्लेम्स आ रहे हैं कि हम सुपीरियर हो गए, गेम चेंजर। वो तो खैर बड़ी बड़ी बातें करें, मैं भी आगे आपसे मजीद भी पूछती हूँ। लेकिन क्योंकि आप कमेंट कर रहे हैं कि किस तरह से हम सुपीरियर हैं या हम बेहतर हैं अभी भी इन जहाज़ों की प्रोक्योरमेंट के बाद भी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये कहा है कि जो फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है वो फिर भी हमारे पास रहेगी। बहुत से लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी क्या होती है, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। हाउ विल यू कमेंट ऑन दिस? देखें, एक जहाज को जैसे मैंने कहा लाइन कंपैरिजन में दूसरे जहाज के साथ कर लें तो जो मीटियोर है, उनका जो मिसाइल है जो राफेल के ऊपर लगता है, उसकी अब वी बिट बेटर शॉट कैपेबिलिटी है एज कम्पेयर टू द F-16 एंड JF-17। अच्छी बात समझने की है कि हमारे F-16 और JF-17 बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हैं जो एज फार एज ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इज कंसर्न। ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी होगी, ये भी हो गया। First shot capability is not only a function of missile and aircraft. First shot capability उस चीज को भी गवर्न करती है कि आप उस जहाज को एम्प्लॉय कैसे कर रहे हैं, और उसको एम्प्लॉय करने से मिसाइल की रेंजेस चेंज और सब कुछ। तो वो टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जाता। और ये फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी की हमें रिटेन करने की कंप्लीट कमिटमेंट है और हम इसको समझते हैं कि इसको कैसे रिटेन करना है। तो जिस तरह वो पूरे वॉर सिनेरियो को या बैटल सिनेरियो को उसमें नहीं समझ पाए, आई थिंक लेट देम गेस इट फॉर द नेक्स्ट कंपटीशन इफ एज एंड व्हेन इट हैपेंस कि राफेल के अगेंस्ट भी इवन JF-17 विल रिटेन द फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी, लेट अलोन द F-16। कोई और मिस एडवेंचर करेंगे तो फिर उनको समझ में आएगी। अभी ऑब्वियसली ये बातें जो है वो इस तरह से स्ट्रेटेजिक जो है वो डिस्कस करने वाली हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना कि कौन सुपीरियर है विज़ावी ये जो इस रीजन की जो सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान ज्यादा सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ देयर डिफेंस सिस्टम या इंडिया सुपीरियर, तो एक तो राफेल का मामला हुआ। अच्छा, एक जो ये S-400 जो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम वाली एक डिबेट है, उस पर भी बड़ी ही डिस्कशन हो रही है कि ये
इसकी बड़ी सीरियस किस्म की इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं जब हम बात करते हैं कि कौन बैलेंस, किसका बैलेंस ज़्यादा बेहतर है, बल्कि यहाँ तक भी कह रहे हैं कि हमारे जो स्काइज हैं उनको इंडिया डोमिनेट कर सकता है इसके बाद। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इस पर कॉमेंट करें। अच्छा देखिए यशवीर, ये सब जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, उनके भी जो मिलिट्री लीडर्स हैं, उनके भी जो एयरफोर्स के लीडर्स हैं, वो भी हकीकत में समझते हैं जब वो खुद टैक्टिक्स को या स्ट्रैटेजी को बनाते होंगे बेस्ड ऑन द टैक्टिक्स दैट दे नीड टू एम्प्लॉय, उनको समझ आती है। S-400 इज डेफिनेटली अ कैपेबिलिटी, लेकिन ये कहना कि वो पाकिस्तान के एयर स्पेस को डोमिनेट कर देगा, ऐसा नहीं है। जिस मिसाइल की मैं बड़ा एक सादा अल्फाज में समझा देता हूँ कि जो एक मिसाइल जिससे 400 किलोमीटर से ज्यादा तय करने हैं एक टारगेट को एंगेज करने के लिए, उसका एक टाइम ऑफ फ्लाइट है और हमारे पास उसके डिटेक्शन के कंप्लीट मेथड्स हैं, इसमें कोई ऐसी सीक्रेट बात नहीं है। तो आप खुद समझें कि वो सारे टाइम पीरियड के अंदर हम लोग को डम्ब एयरफोर्स तो नहीं है कि हम बैठे रहेंगे। तो इसलिए इसके S-400 के खिलाफ कैसे लड़ना है, राफेल के खिलाफ हमने कैसे देखना है, इसको हम बड़े अरसे से स्टडी कर रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, क्योंकि आर एयरफोर्स बीइंग अ टेक्टिकल एयरफोर्स, हम अपने नंबर्स को बढ़ाते रहे, हम F-17 को ज्यादा कैपेबल करते रहे, तो अब हमारी जो मेजर फोर्स है वो हाईटेक एयरफोर्स है। तो इस इनके खिलाफ कैसे लड़ना है, कभी आप स्ट्रक्चर S-400 का नेट के ऊपर जाके देखें, इट्स अ ह्यूज स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को लेके वो कहां फिरते रहेंगे। सो देयर आर मेनी इश्यूज। मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहूंगा कि दिस इज अ कैपेबिलिटी व्हिच कैन बी एड्रेस्ड एंड व्हिच कैन बी काउंटर्ड, एंड नथिंग लाइक पाकिस्तान की एयर स्पेस डोमिनेट हो जाएगी। पाकिस्तान एयरफोर्स स्पेशली नोस हाउ टू मेक श्योर दैट दे हैव एयर सुपीरियरिटी ओवर ऑल एरियाज दैट दे विश टू। अच्छा, आपने कहा टेक्निकली भी बेहतर हो रहे हैं, वी नो हाउ टू हैंडल अगर इस तरह की कोई चीज वहां पे डिप्लॉय की जाती है, लगाई जाती है। थोड़ा सा कमिंग बैक टू राफेल बिट अगेन, उसको लेकर उसके अराउंड एक डिबेट ये भी बिल्ड की जा रही है कि फोर्थ जनरेशन जहाज नहीं है, 4.5, they take it a notch higher, कि इसको 4.5 में काउंट करें। एंड ऑफ कोर्स देन द सेम डिबेट स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन कि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, F-16 के ब्लॉक 52 के अलावा पाकिस्तान डजंट हैव एनीथिंग। और उसको भी लेकर वो ऑब्वियसली अपनी डिबेट के अंदर तो कहते हैं कि इट डजंट मीन और मैटर, इट डजंट मीन एनीथिंग। तो थोड़ा सा इस पर भी कमेंट करें कि ये जो फोर्थ जनरेशन, 4.5 जनरेशन, ये थोड़ी सी ये डिबेट भी क्लियर कर सकती है। अच्छा देखिए, ये गिमिक्रीज हैं और ये जो एयरक्राफ्ट को कैटेगराइज करके मैं आपको एक बड़ी सिंपल बात समझा देता हूँ। ये जो कॉम्बैट अब है वो विजुअल कॉम्बैट अब क्लोज रेंज नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक जहाज में किस नौइयत का रडार और मिसाइल लगा हुआ है, दैट्स व्हाट आल्सो डिटरमिन्स द एयरक्राफ्ट व्हिच जनरेशन इट इज। ठीक है, किसी सूरत में भी ये हम F-17 Block 3 जो एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, they are going to have an active electronically scanned array antenna on them। ये वो एंटेनास हैं जो कि राफेल के ऊपर भी लगे हुए रेडार पे। सो रेडार वाइज वी विल नॉट बी इनटू एनी डेफिसिट। सो राफेल का 4.5 जनरेशन होना, वी आर आल्सो मेकिंग अ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। प्रोजेक्ट अज़्म है हमारा, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो हमारा जो नो हाउ बड़ा वेस्टर्न इक्विपमेंट चलाने का, चाइनीज को अच्छी तरह स्टडी करने का, F-17 इज बाय नो मींस इन माय ओपिनियन एक चाइनीज जहाज नहीं है, उसमें वेस्टर्न एवियोनिक्स है सब कुछ। तो F-17 को मैं डेफिनेटली ये समझता हूँ कि वो एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अगर थोड़ा सा एज अवेलेबल है राफेल को, तो बहुत आसानी से उसको काउंटर किया जा सकता है। राफेल बाय एंड लार्ज जिस कॉन्फ़िगरेशन में इंडिया के पास आ रहा है, आई वुड आल्सो क्लासिफाई दिस टू बी अ 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट, अगर लोग जनरेशन से ही देखना चाहते हैं। जैसे 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट एंड नॉट 4.5। ठीक है, तो मतलब उसको वो 4.5 आप कह रहे हैं कि सारे गिमिक्स। अच्छा, सवाल करना था, वैसे आपने खुद अपने जवाब में कह भी दिया कि 5th जनरेशन की जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान ऑलरेडी उस पर काम कर रहा है। तो ये मतलब आपके दौर में स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, ये थोड़ा सा अगर इस पे। हाँ, देखिए हमने अपनी खुद नसारी पे बहुत काम किया। भले वो वेपन्स बनाने थे, और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की बात हो रही है, नॉर्मल डंप बॉम्ब्स की बात नहीं हो रही, वो हम सब बनाना शुरू हो गया। अगर आपको याद हो, हमारे सैब एयरक्राफ्ट डैमेज हुए थे टेररिस्ट अटैक में, वो हमने खुद रिपेयर किए, जबकि स्वीडिश कंपनी जो सैब थी वो रिपेयर करने को तैयार नहीं थी, अगर आपको याद हो। सो इवेंचुअली हम इस कैपेबिलिटी पे अल्लाह ने हमें पहुंचा दिया कि हमने पूरा एविएशन सिटी बना दिया। अब एविएशन सिटी कामरा में जब वो एक
फैक्ट्री नहीं है, उसके साथ एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, सर्टिफिकेशन सेंटर है, डिजाइन सेंटर है। सो जब ये सब कैपेबिलिटीज बन गई तो चीफ अकेले डिसीजन नहीं करते, पूरा बोर्ड बैठता है। तो हमने ये समझा कि जब ये सब कैपेबिलिटीज है, और स्पेशली हमें अपने दोस्त ममालिक के और फिर वेस्टर्न कंट्रीज के जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, सबको फैक्ट्रीज को देखने का अंदाजा हुआ। मैं बड़े वसूख से एक बात कहता हूँ यशवीन यहाँ पे, कि दुनिया में किसी मुल्क में भी, इवन यूनाइटेड स्टेट्स में भी, एक छत के नीचे फैक्ट्री, यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेशन सेंटर, सर्टिफिकेशन एजेंसी और डिजाइन सेंटर नहीं है। ये पाकिस्तान को अल्लाह ने ब्लेस कर दिया। एंड दैट इज वेयर वी स्टार्टेड विद प्रोजेक्ट अज़्म। प्रोजेक्ट अज़्म 8 साल में F-16 का पहला डिजाइन बना था, जो कि फेल हुआ। तो हमारा ये जो डिजाइन पहला मुकम्मल हो गया, वो हमारा 3 साल में मुकम्मल हो गया। इनफैक्ट 2 साल में हमने 2 डिजाइन पे फोकस कर लिया था, उसके बाद हम 3rd डिजाइन पे। सो आई थिंक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इंशाल्लाह हमारा तैयार हो जाएगा, मुझे पक्का ही की। और मैं शायद किसी मुल्क का नाम ना लेना चाहूँ, लेकिन उसमें कुछ हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो इंटरेस्टेड हैं, वो हमारे साथ पार्टनरशिप भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अपने पाँवों पे खड़ा होना आई थिंक सबसे अहम बात है, बजाय इसके कि 36 जहाज आप एक मुल्क से ले लें। देखिए एक बहुत अहम फैक्टर है, और हम चूंकि इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अपने मुल्क का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोई दूसरा मुल्क आप पे भरोसा, जितना भी दोस्त हो वो आप पे भरोसा करके वो आपको कंप्लीट वेयर विद ऑल नहीं देता। अल्लाह का शुक्र, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे भी बड़ी हमारी कुदरत अल्लाह ने दे दी। और जो पुलवामा का इशू हुआ, उसमें जो बहुत सारे फैक्टर्स थे, उसमें हमारी ये अपनी जो कैपेबिलिटी थी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, उसने बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया। सो अब आप समझ रही होंगी कि सिर्फ एक जहाज को कंपेयर करने से नहीं होता, वो पूरा सिनेरियो जो है वो कैसे डेवलप किया है। और वो सिनेरियो डेवलप करने के लिए मैं कह रहा था इंडिया को 10 साल चाहिए वहां पहुंचने। मैं तो अपने व्यूअर्स के लिए आपसे थोड़ी सी वजाहत ले रही थी, वरना एज एयर चीफ मैंने जब आपको इंटरव्यू किया था, आपका उस टाइम पर भी एक ही फोकस था, ये जो भी आपने बात की है कि सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाएं, खुद इन्हिसारी से बेहतर कोई चीज नहीं। और ये जिस तरह आपने कहा कि ऑब्वियसली ये हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एंड वी होप के बेहतरी आए। अच्छा, इंडिया और इस रीजन के पर्सपेक्टिव में ये जो अभी लद्दाख वाली जो एपिसोड हुई है, चाइनीज इनग्रेस हमने देखा, और जो सारी सिचुएशन डेवलप हुई, सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक स्टैंड पॉइंट से जो कुछ हुआ वहां पर, हाउ डू यू लुक एट इट? देखें, इंडिजिनाइजेशन के जो आपने बात की ना, उस पर मैं एक जुमला कह दूं। मेरी तमाम उम्र जो है, जब हम बच्चे थे उस वक्त से लेके अल्लामा इकबाल के एक शेर पे रही है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। सो जब तक अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे, हम लोगों के सामने डिपेंडेंट रहेंगे, वो हमारी स्ट्रैटेजी को कंट्रोल करेंगे, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमें समझाएंगे, हमारी इकोनॉमी में करेंगे। तो अल्लाह का बहुत एहसान है कि वो जिस एयरफोर्स, जो इंडियन एयरफोर्स का 3.5-4 टाइम्स कहते थे, वो हम अपने बलबूते पे अब इंडियन एयरफोर्स पास 1:2.5 है, विच इज रियली फाइटेबल इशू, कोई इशू नहीं है। अच्छा, लद्दाख, इंडिया का एक इशू है जो उनको समझना चाहिए, वो ये है कि जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स की एक इकोनॉमी है, उनकी इंट्रूजन्स हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे आल्सो बिलीव कि दे आर बिकमिंग अ सुपर पावर, तो इनको उन तमाम एरियाज में इन्फ्लुएंस करना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में उनका ख्याल था कि हम पाकिस्तान में जाके अटैक करेंगे और कुछ भी नहीं होगा, विल नॉट रिस्पॉन्ड। आई थिंक आवर मिलिट्री एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप इज वेरी क्लियर, और ये बिल्कुल इस पे कोई किसी को मुखालता नहीं होना चाहिए। विल रिस्पॉन्ड एंड रिस्पॉन्ड इन अ बेफिटिंग मैनर इफ यू नॉट वांटेड टू यूज डिस्प्रोपोर्शनेट। तो यही वो चीज थी कि जिसने इंडिया को ये समझने में मजबूर किया कि अगर चाइना के साथ भी वो इस तरह रवैया करेंगे तो इट विल बी पैलेटेबल, व्हेयरएज चाइनीज रिजॉल्व इज नो लेस। तो चाइना के साथ जो इनका ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें इनको हजीमत भी उठानी पड़ी। उससे पहले पुलवामा का एक इशू हो चुका होता। सो आई थिंक दे हैव बीन कट टू साइज टू क्वाइट एन एक्सटेंट। हार्ट ऑफ द हार्ट दे नो। और अब वो टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं, भाई आप वन फ्रंट वॉर के लिए तो प्रिपेयर हो जाए। एंड हाउ कैन यू फाइट अ टू फ्रंट वॉर? दे डोंट अंडरस्टैंड कि इवन इंडिया के जो इकोनॉमिक स्टैंड्स हैं और इकोनॉमिक पिलर्स हैं, उनका काफी चाइना के साथ लिंकेज है। सो आई थिंक इट वाज अगेन अ मिस एडवेंचर फ्रॉम देयर साइड। चाइनीज पुट द फुट डाउन। उन्होंने अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री रिजॉल्व को दिखाया कि दिस इज truly our claimed area and we need to be there. तो आप इस तरह के वो मत करें। I personally think India is by their
premature and also their aggressive designs, जबकि कैपेबिलिटी वो नहीं है, तो उस ये रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे किसी सुपर पावर को, तो ये ज्यादा मुश्किल में आएंगे। ऑफ कोर्स चाइना के केस में तो, लेकिन जैसे आपने कहा, लेकिन उनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, दावे तो अभी भी, जैसे आपने भी कहा, वो टू फ्रंट वॉर की बातें करते हैं कि जी हम फुली केपेबल हैं, वी कैन हैंडल। हालांकि जो अभी आपने 2-3 गिनवा भी दिए, खुद ही मिस एडवेंचर्स जो हैं वो हो भी चुके हैं उनके साथ, पाकिस्तान के केस में भी और चाइना के केस में भी, बट समहाउ उनका ये मामला जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाता। अच्छा सर, थोड़ा सा क्योंकि आप मौजूद हैं यहाँ पर, तो मैं चाहूंगी कि फायदा उठाया जाए आपकी मौजूदगी का। ये जो अभी पाकिस्तान सऊदीया और ये जो एक सिचुएशन है, थोड़ा सा इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान सऊदीया के रिलेशनशिप को आप कैसे कैटेगराइज करेंगे? बिकॉज मैं इंटरव्यू से पहले भी आपसे बात कर रही थी कि एक हम देख रहे हैं कि एक डिबेट शुरू हुई हुई है कि ये एक वन वे ट्रैफिक की तरह का रिलेशनशिप है। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ फायदा हासिल करता है, बट पाकिस्तान हैज नथिंग टू ऑफर बैक टू सऊदी अरेबिया। तो इस पर थोड़ा सा सर कमेंट कीजिएगा। अच्छा, ये एक अहम नुकता है, उसको और ये डेलिकेट भी है, और इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना चाहिए, और लीडरशिप को इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। अगर आपको याद हो, जब यमन क्राइसिस आया था तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था, और सऊदी अरेबिया का ये प्रेशर था कि वी नीड टू गो इन, पर बड़े तरीके से उसको हैंडल ये किया गया कि हम अपने मुल्क की सलामत का ख्याल रखें और अपने इंटरेस्ट का ख्याल रखें, और वो सब कुछ हुआ। सो लीडरशिप को ऐसे चैलेंजेस आते हैं और उनके लिए रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। सऊदी अरेबिया इन पर्टिकुलर और बाकी भी तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो हमारे लिए बड़ी अहमियत और इज्जत के हामिल हैं, और उनके साथ हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे अच्छे टाइज हो, गिवन। बट देन जो इंटरनेशनल डायनामिक्स है, उसके अंदर स्पेशली जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक फैक्टर है, उसकी वजह से स्ट्रैटेजीज बनती है, और हम सब जानते हैं कि इजराइल को एक बड़ा शेल्टर हासिल है यूनाइटेड स्टेट्स का, और जो कंट्रीज जो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो इन माय ओपिनियन द आर्ट ऑफ लीडरशिप हियर इज दे डोंट बच फ्रॉम द प्रिंसिपल्स। जो हमारा असूली मौकफ है, हम एक नजरियाती मुल्क है, और नजरियाती मुल्क से मुराद यह है कि हमने ये मुल्क जो है वो अल्लाह के नाम पे और इस्लाम के लिए हासिल किया था, एंड दैट इज व्हाई हम कश्मीर को आज तक सपोर्ट करते हैं। हम समझते हैं कि कश्मीर में, जूनागढ़ में, हैदराबाद में जो इलाके मुस्लिम मेजॉरिटी के थे, हमारे साथ हिलाक होना चाहिए था। इसी तरह इसराइल का भी एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिसके तहत वो वहां पे आए, और उनको इंस्टॉल किया गया राइट इन द मिडल ईस्ट हार्ट, कि इसराइल को अल्टीमेटली डेवलप करके पूरे इस्लामिक उम्मा के लिए एक तकलीफ का पहलू बनाया जाए। हमें अमल को भूलना नहीं चाहिए। प्लीज Yashveen and audience, money is not something which drives your principles. ये बड़ा एक अहम ऐसा है। हम अपने इक़्तिसादियात का ख्याल रखें, लेकिन लीडरशिप को एक ऐसे लेके चलें कि हम अपने असूलों से इनहराफ मत करें, हम अपने ट्रस्ट का भी ख्याल रखें। और मैं आपको बताऊं, कभी कभी ऐसा लगता है कि जब ये फैसला हो गया तो पता नहीं कितनी क़यामत आ जाएगी। कोई क़यामत नहीं आती। अपने असूल पे, मौकफ पे जमे रहें। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जितनी ज़रूरत हमें मिडल ईस्ट या सऊदी अरेबिया की है, उनको हमारी ज़रूरत इससे ज़्यादा है। मिडल ईस्ट विदाउट पाकिस्तान विल बी टू वीक टू हैंडल लॉट ऑफ थिंग्स। हम उनको बहुत लिहाज से स्ट्रेंथ है। ये शायद बात अक्सर जो हमारे नाज़रीन हैं ना समझ ना पाए, लेकिन हकीकत ये है कि वी आर 220 मिलियन, वी आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द रीजन, और बहुत डिपेंडेंस। और इसके अलावा माशाल्लाह हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम्स आर कमिंग, चीजें अप एंड डाउन चलती हैं, लेकिन हम लोग अपनी जो अपनी एबिलिटी है और हमारी जो एक शनाख्त है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करें। वी आर अ स्ट्रॉन्ग नेशन एंड पीपल वुड लाइक टू हैव टाइज विद अस। तो ये एक वर्ड डिप्लोमेसी है, जो रिलेशनिंग है, इंटरनेशनल रिलेशनिंग है, बहुत सारी चीजों का प्रेशर शायद ना चाहते हुए भी आना शुरू हो जाता है। यूएई के मूव के बाद अभी बहरीन की भी खबर आ रही है। तो आप नहीं समझते कि अगर ये और भी ममालिक दे फॉलो द लीड, तो पाकिस्तान पर कोई ना कोई प्रेशर आएगा घूमकर? देखिए, मैं एग्जैक्टली कह रहा हूं कि उस प्रेशर को लेना हमारी लीडरशिप का इम्तिहान होगा, और उस प्रेशर तो मैंने आपको एग्जांपल एक दी थी यमन की,
यू मे नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि किस तरह का प्रेशर था, ये प्रेशर फिर आएगा। रिमेम्बर यहाँ पे बड़ा बिल्कुल बिल्कुल वो और हमने किया था उसको रेजिस्ट, यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हैं जी। तो इसी तरह इस प्रेशर को रेजिस्ट करना पड़ेगा। अगर हम वजन कर जाते हैं तो मैं आपको बताऊं पूरी इस्लामिक उम्मा वजन कर जाएगी, फिर बहुत कम को मुल्कों का जो खड़ा हो सकेगा। और मेरा ख्याल है कि हम मिडल ईस्ट की हिस्ट्री के साथ एक बड़ा अनफेयर प्ले करेंगे, हम फलस्तीनियों के साथ गलत प्ले करेंगे। मुझे कभी कभी सुनने का इत्तेफाक होता है कि फलस्तीनी तो इतने दूर बैठे हैं, हम उनके कौन से वो स्पोक्समैन है समथिंग। नहीं, ये मामला जो है एक हिस्टोरिक इनजस्टिस का है। हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, इसीलिए खड़े हैं, और हम उनके साथ भी खड़े हैं। सो इसलिए इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डॉलर्स हियर एंड डॉलर्स देयर। आई नो इकोनॉमिक टाइज आर, लेकिन अल्लाह पे भरोसा करें ना, और अल्लाह पे भरोसा करके असूलों पे परेशान मत हो। प्रेशर्स ले लें और फिर देखें अल्लाह की मदद कहाँ कहाँ से आएगी। ये मेरा पर्सनल बिलीफ होते देखा है। बिल्कुल, लेकिन जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा ऑब्वियसली ये लीडरशिप के लिए भी टेस्टिंग टाइम्स और इस तरह के इम्तिहानात आते हैं। लेट्स सी कि हम इसको किस तरह से डील करते हैं। पर आखिर में थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, डिफरेंट तरह की रीअलाइनमेंट्स और इस तरह की चीजें भी चल रही हैं। कोई कह रहा है जी कोई ऑल्टरनेट इस्लामिक ब्लॉक फॉर्म हो सकता है, मलेशिया, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, आपको पता है वो बड़ी तोड़जोड़ जो है वो हो रही है, कम से कम मीडिया की हद तक तो बड़ी तोड़जोड़ हो रही है। इसको कैसे देखते हैं? डू यू एक्चुअली सी समथिंग लाइक दैट हैपनिंग? आप समझते हैं कि अभी एक इशू उठा हुआ है, बैठ जाएगी, डिबेट खत्म हो जाएगी? बिल्कुल। देखिए ये चीजें जानबूझ के स्टिल की जाती हैं, एंड यू नो स्पेशली द डेवलप्ड वर्ल्ड प्लेज विद अस, द डेवलपिंग वर्ल्ड, द मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया। और वो देखते हैं, टेम्परेचर्स चेक करते हैं कि हाउ दे फॉलो अप, हाउ दे नॉट डूइंग इट। मेरा ख्याल है डिबेट कुछ अर्से में ठीक हो जाएगी। लीडरशिप का ये एक इम्तिहान है तमाम मुल्कों की जो मुस्लिम कंट्रीज हैं कि वो असूलों पे खड़े हों, और आप खुद देखेंगे डिबेट खत्म हो जाएगी। आई डोंट थिंक कि हमें इस्लामिक कंट्रीज के अंदर ब्लॉक्स बनाने चाहिए। हमारा एक ओआईसी का फोरम है, हमें उसके ऊपर फोकस करके जो बाकी भी अगर कुछ थोड़े से मुल्क हैं जिनके कुछ, और पाकिस्तान का रोल रहा है कि अगर कभी किसी मिडिल ईस्ट में कहीं पे इख्तलाफ हुआ है मुल्कों में, तो उनको जोड़ना हमारा रवैया होना चाहिए, ना कि हम अलग ब्लॉक्स बनाएं। नहीं, वो तो रोल तो पाकिस्तान का रहा है, लेकिन अब क्योंकि आपने ओआईसी का नाम ले दिया, ब्लॉक तो है सर, एक ग्रुप है, बिल्कुल ठीक है, बट इनफेक्टिव है, प्रैक्टिकली इनफेक्टिव है बहुत सारी चीजों के ऊपर। तो जिस ये भी एक बुनियाद है जिसकी वजह से ये डिबेट हर दूसरे दिन सर उठाती है कि शायद किसी नई रीअलाइनमेंट की, किसी नए सेटअप की जरूरत है। देखिए, अगर हम रीसेटअप्स और री एंगेज करेंगे तो हम इस्लामिक ममालिक के अंदर दो ब्लॉक्स बना देंगे। मेरा जाती ख्याल ये है कि हमें करंट स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए थ्रू निगोशिएशंस। और देखिए ये जो टेम्परेचर्स हैं ये उन ममालिक को भी महसूस हो रहे हैं, और उनको भी शायद फील होता हो कि ये अगर एक इन्होंने लहदा ब्लॉक बना लिया तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी। एंड दिस कैन बी यूज्ड एज अ कन्विंसिंग टूल एज वेल कि देखिए अगर हम लोग एक अलग ब्लॉक बनाते हैं तो वे वुड द होल थिंग गो। सो एफर्ट यही रहनी चाहिए कि हम, एंड नॉट दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ देयर कंपल्शंस, से मिडिल ईस्ट में जो हमारे सऊदी अरेबिया है, यूएई वगैरह है, बट हमें अपनी फुल डिप्लोमेटिक जो है एफर्ट को लॉन्च करना चाहिए, टॉप लीडरशिप को एंगेज करना चाहिए कि इस्लामिक जो कंट्रीज हैं उनका जो सॉलिडेरिटी है उसको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, बाइफरकेट करना अच्छी बात नहीं। अच्छी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई वांटेड कि बहुत कुछ हो रहा है रीजनल पॉलिटिक्स में भी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, आपसे आपकी टेक ली जाए, और कलम कैमरा के प्लेटफॉर्म से हम आपको फिर भी जहमत देते रहा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। आई विश यू गुड लक इन योर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। कलम कैमरा स्पेशल से आज के लिए बस यही कुछ, और इंशाल्लाह कल किसी नए सेगमेंट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।